फॉर ह्यूमंस है। बिजनेस के लिए जैसे अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के पुअर हेल्थ है बिजनेस की, इसके क्या इंडिकेटर्स होते हैं? जैसे हाई एक्सपेंसेस, कोई बिजनेस ऐसा है जिसके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ये उसकी पुअर हेल्थ का इंडिकेटर हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी लो है, अभी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कम प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं तो ये भी एक इंडिकेटर है कि ये बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा। सेल्स कम होती जा रही है दिन पर दिन। जैसे आप किसी दुकानदार से आप जाके बात करते होंगे, वो क्या बोलता है? बिक्री है ही नहीं, सेल हो ही नहीं रही है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। तो अगर किसी बिज़नेस की सेल नहीं हो रही है तो ये भी एक पुअर हेल्थ का इंडिकेटर है बिज़नेस की। हाई डेट्स, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, लोन्स बहुत ज़्यादा ले लिए, ये भी एक पुअर हेल्थ का इंडिकेटर है। पुअर लिक्विडिटी, अभी लिक्विडिटी का मीनिंग समझेंगे, इसको अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। पुअर असेट यूटिलाइजेशन, असेट यूटिलाइजेशन पुअर, पिक्चर लगी है आपके पास में, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? पुअर असेट यूटिलाइजेशन। मतलब सर जो कंपनी पे रिसोर्सेज हैं वो उसे ठीक से यूज नहीं कर रहे। हाँ नहीं, पर थोड़ा कुछ एग्जांपल नो देके बताएं। सर, मशीनरी सर जैसे हाँ बोलिए दक्ष। हैं और उसकी सर खाली सीट्स हैं, तो मतलब चीजें तो हैं पर इसे वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अच्छे यूटिलाइज से। नहीं कर पा रहे हैं, मशीन्स है उसे काम में नहीं ले पा रहे हैं। रिमी आप कुछ बोल रहे थे? यस सर, मैं भी यही बोल आप रही भी यही थी। बोल रहे थे। तो असेट यूटिलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यूजुअली क्या होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट देख लेते हैं लेकिन असेट यूटिलाइजेशन देखना ज़रूरी है। मेरे पास एयरलाइन कंपनी है, मेरे पास में 10 एरोप्लेन्स हैं, हर एरोप्लेन में 200 लोग बैठ सकते हैं, बट जब मेरा एरोप्लेन उड़ता है 200 सीटें भरती नहीं है, 50-60 सीटें भरती है, तो असेट यूटिलाइजेशन मेरा पुअर है। या मैं मेंटेनेंस ठीक से नहीं करता तो ख़राब पड़े रहते हैं एरोप्लेन अधिकतर, इसलिए नहीं उड़ते। तो असेट में पैसा तो लग गया लेकिन असेट का यूटिलाइजेशन मेरा अच्छे से हो नहीं रहा, तो पुअर असेट यूटिलाइजेशन। पुअर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मीनिंग समझते हैं। देखिए लिक्विडिटी, अब जैसे फॉर्मूले वगैरह हम समझेंगे, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी, तो फॉर्मूले से आपको लिक्विडिटी का मीनिंग समझ में आ जाएगा, वो आराम से। पर इसका एक रियल मीनिंग क्या होता है वो हमें पहले उसको बात को हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने उसमें कैपिटल लगाई, लेट से 10 करोड़, 10 करोड़ की मैंने कैपिटल लगाई। बैंक से लोन लिया मैंने 50 करोड़ का, बैंक से लोन ले लिया 50 करोड़ का। और मे बी लेट से मैंने डिवेंचर भी इशू कर लिए, डिवेंचर 30 करोड़ के मैंने डिवेंचर इशू कर लिए। ठीक है ना, तो मेरे पास टोटल कितना पैसा आ गया? मेरे पास में टोटल पैसा आ गया 90 करोड़ रुपीज़, मेरे पास में इकट्ठे यहाँ पर हो गए हैं। ये सारी लाइबिलिटीज़ की साइड में आ गई। ठीक है ना, लाइबिलिटी। और इसका सही मीनिंग समझना है तो ये बेसिकली क्या हो गया? सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये सारे सोर्स हैं फंड्स के, यहाँ से मेरे पास पैसा आया है। लाइबिलिटी बोलते हैं बट ये सोर्स ऑफ फंड्स भी आप इसे समझ सकते हो। बोलना नहीं है एग्ज़ाम में इसको, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी रहने देना, बट बेसिकली ये सोर्स ऑफ फंड्स है, पैसा आया कहाँ से। जब कैश फ्लो पढ़ेंगे तो कैश फ्लो में सोर्स ऑफ फंड्स के अंदर आएगा। अब मैंने क्या किया? असेट्स परचेज़ करूँगा, इस पैसे के मैं असेट्स परचेज़ करूँगा। ठीक है ना, मैंने इससे क्या किया कि ऑफिस बिल्डिंग बनवाई बढ़िया सी, बड़ी सारी ऑफिस बिल्डिंग, किसी बड़े सारे कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाई, 40 करोड़ की मैंने ऑफिस बिल्डिंग यहाँ पर बना ली। उसके बाद मैंने एक फैक्ट्री लगाई, बड़े से इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के लिए लैंड वगैरह ख़रीदी, है ना, फैक्ट्री लैंड मैंने ख़रीदी 20 करोड़ की। ठीक है ना, फिर वहाँ पर मैंने एक फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, 10 करोड़ रुपए मेरे फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने में लग गए। फिर मैंने यहाँ पर मशीन्स लगा ली 30 करोड़ की। ठीक है ना, कितने पैसे खर्च हो गए मेरे? 20 करोड़ कर देते, 90 करोड़ रुपए मेरे यहाँ पर खर्च हो गए। ये मेरी बैलेंस शीट पूरी बन गई। 90 करोड़ की लाइबिलिटीज़, 90 करोड़ के असेट्स को आप क्या बोल सकते हो? बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। जो पैसा आया उसको आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है, दिस इज़ योर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स।
ठीक है, 90 करोड़ आया, 90 करोड़ मेरा चला गया। अब मेरी बिज़नेस चलना स्टार्ट होएगा, मैं 1000 लोगों को हायर करूँगा। 1000 लोग मैंने एम्प्लॉय किए, 1000 पर्सनस हायर्ड, 1000 लोगों को मैंने हायर किया। लोग काम करेंगे, 1 महीना पूरा हो जाएगा। 1 महीना पूरा हो जाएगा तब मुझे उनकी सैलरी देनी है। ठीक है, मुझे उनकी सैलरी देनी है। कितनी सैलरी मंथली? सबकी मिलाकर के 2 करोड़ पर मंथ हो जाती है। 2 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने 90 करोड़ अरेंज किया था, 90 करोड़ मैंने सब खर्च कर दिया। बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग बना ली, मशीनें खरीद ली। अब मैं कोई मशीन बेच के तो 2 करोड़ रुपए अरेंज नहीं करूँगा। मशीन बेच दूंगा तो फिर फैक्ट्री कैसे चलेगी? ऑफिस बिल्डिंग बेच कर तो मैं पैसा अरेंज नहीं कर सकता। वरना ये इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं एग्जाम्पल को। 30 करोड़ रुपए यहाँ पे कर देते हैं। अभी मेरे 80 करोड़ खर्च हुआ, 10 करोड़ मेरे पास बचा है। 10 करोड़ मेरे पास में यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है ना? तो मेरे 2 करोड़ रुपए पर मंथ की सैलरी है। मंथ 1 में मैंने सैलरी पे कर दी। मेरे पास थे 10 करोड़ थे, मैंने 2 करोड़ यहाँ पर पे कर दिया सैलरी का। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो 1 करोड़ रुपए मैंने इसका भी पे कर दिया। ठीक है ना? अदर एक्सपेंसेस, ये भी मेरा 1 करोड़ का हो गया, ये मैंने पे कर दिया। 4 करोड़ मेरे खर्च हो गए। मंथ टू में अगेन ये सारा खर्चा हर महीने होएगा। सैलरी हर महीने जाएगी, बिजली हर महीने जाएगी, फिर 4 और खर्च हो गया। अब मंथ 3 में क्या हुआ? मेरे पास में 2 करोड़ बचा। 2 करोड़ से मैं 4 करोड़ का खर्चा नहीं पे कर सकता। ठीक है ना? इसको बोला जाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब आपने बिल्डिंगें लगा ली, मशीनें लगा ली, वो तो बात ठीक है, वो सब तो लॉन्ग टर्म में आपको काम देगी। लेकिन कुछ खर्चे आपके शॉर्ट टर्म में भी होते हैं, है ना? जैसे रोज़मर्रा की ऑफिस को चलाने के लिए भी तो कुछ खर्चा चाहिए। तो वो रोज़मर्रा का खर्चा कहाँ से आएगा? उसके लिए शॉर्ट टर्म आपको शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए होते हैं जो छोटे अवधि में आपके काम आए। यहाँ पे यहाँ मेरे पास 2 करोड़ ही बचे। ठीक है ना? 2 करोड़ मेरे पास में बचे यहाँ पे। 4 करोड़ मैं पे कर नहीं सकता। चाहे भले ही मेरा सामान बहुत अच्छा बिक रहा हो बाज़ार में, बहुत अच्छी डिमांड हो मेरे सामान की, फिर भी मेरी कंपनियां बंद हो जाएगी क्योंकि मेरे पास में एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मे भी मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा, बहुत अच्छी सेल होगी, लेकिन लिक्विडिटी अगर नहीं है तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। चाहे भले ही प्रॉफिट है, चाहे भले ही बढ़िया लैंड, बिल्डिंग, मशीन सब कुछ है, लेकिन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म में अगले 1 साल में जो आपको छोटे छोटे खर्चे पे करने, उसके लिए पैसा अलग से रखना पड़ता है। तो वो अगर नहीं है तो वो भी बिज़नेस बंद होने का कारण है। बहुत सारे बिज़नेस जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, लिक्विडिटी की कमी के कारण बंद हो जाते हैं। प्रॉफिट है, दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, कैश बचा के नहीं रखा, है ना? तो इसलिए फिर वो वहाँ पर बंद हो जाते हैं। अपने पर्सनल फाइनेंस में देखिए, मान लो कि मैंने 10 करोड़ का लोन ले लिया, 10 करोड़ का घर बना लिया मैंने, है ना? 10 करोड़ का लोन लिया, 10 करोड़ का घर बना लिया, बट रोज़ खाना खाने के लिए तो पैसा चाहिए। अगर खाना खाने के लिए पैसा नहीं बचाया तो वो 10 करोड़ का घर किस काम का? तो लिक्विडिटी इसको कहते हैं कि आपका जो रोज़मर्रा का खर्चा है उसको करने के लिए आपके पास में कैश होना चाहिए, रेडी कैश होना चाहिए। अब मैं वो घर का कमरा बेच कर तो नहीं ले सकता रोज़ की रोज़ खाने के लिए पैसा। दिस इज़ लिक्विडिटी। तो 2 तरह के इसके अंदर हमें देखना पड़ता है फंडिंग में। एक तो शॉर्ट टर्म फंडिंग कंप्लीट है क्या बिज़नेस की, शॉर्ट टर्म फंडिंग मतलब छोटी अवधि में जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। इसको जब हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज़। इसको चेक करने के लिए जो रेशियोज़ होते हैं वो लिक्विडिटी रेशियोज़ कहलाते हैं। लॉन्ग टर्म फंडिंग जब हम देखते हैं कि भाई लंबी अवधि में पैसे की कमी तो नहीं होएगी, उसके लिए जो रेशियो देखे जाते हैं वो होते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज़। इनको क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंसी रेशियोज़। तो शॉर्ट टर्म में पैसे की कमी है या नहीं है, लिक्विडिटी रेशियो से मालूम पड़ती है।
लॉन्ग टर्म में पैसे की कमी है या नहीं है, वो सॉल्वेंसी रेशियो से पता पड़ती है। तो दो कैटेगरी के रेशियोज जो आपके सिलेबस में है, वो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी, दो चीज़ यहाँ पर होती है। समझ में आएगी बात आपको, व्हाट इज़ लिक्विडिटी? रिमी समझ आया? यस सर। दक्ष को समझ आया? यस सर। ओके ओके। जैसे मान लो और एग्जांपल बनाते हैं कि भाई मान लो कि आपके पापा ने आपके नाम से 1 लाख रुपए की फ़िक्स डिपॉजिट करा दी बैंक में, है ना, कि 1 लाख रुपए की एफडी करा दी आपके बैंक में। एफडी का पैसा आपको 5 साल के बाद मिलेगा, 5 ईयर्स की एफडी है, ठीक है, करा दी, 1 लाख रुपए उन्होंने आपको दे दिया, फाइन। बट मुझे आज अपने दोस्तों को पार्टी देनी, उसके लिए 100 रुपये तो चाहिए मुझे, है ना। तो दिस इज़ शॉर्ट टर्म फंडिंग। लॉन्ग टर्म इज़ फाइन, लॉन्ग टर्म में आपने कर लिया, पर शॉर्ट टर्म फंडिंग का भी अपना इम्पोर्टेंस है। तो मैं 100 रुपये कहाँ से लाऊं आज, है ना। तो मुझे शॉर्ट टर्म में भी पैसा चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म में भी पैसा चाहिए। तो जितनी कोई भी बिज़नेस होता है, जितने भी बिज़नेस चलते हैं, पैसा अरेंज करते हैं, दो तरह का फाइनेंस वो लोग अरेंज करते हैं। एक ऐसा फंड जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, और ऐसा फंड, ऐसा पैसा जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको मिलता है। दो तरह की फंडिंग हर बिज़नेस में होती है। दोनों तरह की हेल्थ चेक करना ज़रूरी है। किसी की शॉर्ट टर्म अच्छी हो फंडिंग, लॉन्ग टर्म ख़राब हो तो भी बिज़नेस बंद हो जाएगा। किसी की लॉन्ग टर्म अच्छी हो, शॉर्ट टर्म ख़राब हो तो भी वो बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो ये बैलेंस शीट के एंगल से हम देखें तो ये दो मेन कैटेगरी ऑफ रेशियो, इनके अंदर 3-3, 4-4 रेशियो हर एक कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मीनिंग समझ आया, असेट यूटिलाइजेशन का मीनिंग समझ आया कि और एसेट, जैसे मशीन है मेरे पास में, मशीन 24 घंटे चल सकती है ना, मशीन 24 घंटे चल सकती है, बट मेरे पास लेबर नहीं है, तो मैं उसको सिर्फ 8 ही घंटे चला पाता हूँ मशीन्स को। तो ऐसे क्या हो रहा है, मेरे पास मशीन तो मैंने करोड़ों की खरीद ली, पर असेट का यूटिलाइजेशन सही नहीं है, तो मुझे बिज़नेस के अंदर नुकसान होएगा। कैसे मालूम पड़ेगा एसेट यूटिलाइजेशन? बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए मेरे पास में 2 करोड़ की मशीन है ना, 2 करोड़ की, दिस इज़ माई असेट, ये मेरी असेट हो गई। असेट यूटिलाइजेशन के लिए रेशियो हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेशियो को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक रेशियो होता है असेट टर्न ओवर रेशियो। असेट टर्न ओवर रेशियो करते क्या, असेट टर्न ओवर रेशियो में सेल्स को डिवाइड कर देते हैं असेट से, सेल्स को डिवाइड कर देते हैं असेट से। देखिए मेरे पास 2 करोड़ का असेट है, अब मैं इसको मान लीजिए 24 घंटे मेरी मशीन चल सकती है, लेकिन मैं उसको सिर्फ 8 आवर्स चला रहा हूँ। 8 आवर्स चलाता हूँ तो जितना सामान बनता है वो मेरा 5 करोड़ की सेल उससे हो जाती है, 5 करोड़ की सेल मेरी उससे हो जाती है 8 आवर्स चला के, ठीक है ना, 5 करोड़। तो मेरा असेट टर्नओवर रेशियो कितना आएगा, 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़, ठीक है ना। तो ये 2.5 का मेरा असेट टर्नओवर यहाँ पर आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। अगर मैं इसको 16 घंटे चला लेता हूँ मशीन को, तो मेरी 10 करोड़ की सेल हो जाएगी, ठीक है ना, 10 करोड़ की सेल हो जाएगी। अब असेट टर्नओवर कितना हो जाएगा, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़। तो ये मेरा 5 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर आंसर, 5 टाइम्स। अगर मैं इसको पूरा 24 आवर्स मशीन को रन कर रहा हूँ तो मेरी नेचुरली ज़्यादा सामान बनेगा, तो 15 करोड़ की सेल इससे मेरी यहाँ पर हो जाएगी। 15 करोड़ की सेल हो गई तो असेट टर्नओवर कितना आएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय असेट्स, तो ये हो जाएगा मेरा 7.5 टाइम्स, ठीक है ना। मतलब जितना मेरे पास में असेट्स की वैल्यू, उससे 7.5 गुना सेल में कर लेता हूँ, या 5 गुना कर लेता हूँ, 2.5 गुना कर लेता हूँ। अब सिर्फ सेल को असेट से कंपेयर करके मुझे पता पड़ गया कि ये मशीन कम चल रही है यहाँ पे, है ना। किसी साल में मैंने 7.5 किया था, अगले साल में सिर्फ 2.5 आ रहा है। मशीन के रनिंग आवर्स नहीं देखे मैंने, मशीन के रनिंग डेज भी नहीं देखे, लेकिन सेल की वैल्यू को असेट की वैल्यू से कंपेयर करके मालूम पड़ गया कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, ये सेल ढंग से नहीं हो रही है, मशीन का यूटिलाइजेशन सही से हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ये रेशियो इस तरह से आपको जानकारी दे देते हैं।
अदरवाइज़ कोई पूछेगा भाई मशीन ढंग से यूटिलाइज हो रही है नहीं हो रही है, क्या डेटा दें, तो आप बोलोगे भाई मुझे बताओ उसके रनिंग आवर्स कितने हैं। रनिंग आवर देख करके कोई भी जना बताएगा, लेकिन यहाँ हम सेल की फिगर देख करके बता रहे हैं कि असेट का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ आया दक्ष को? यस ओके, रिमी समझ आया ये? यस सर। सिर्फ जस्ट मैंने एक स्ट्रे एग्जांपल दिया है कि कैसे रेशियो से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अभी एसेट टर्नओवर रेशियो किया नहीं है हमने, जस्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो एसेट यूटिलाइजेशन आपको यहाँ पर मालूम पड़ गया। करना कुछ भी नहीं है, जितनी एयरलाइंस कंपनियाँ, इंडिगो है, स्पाइस जेट है और एयर इंडिया है, तीनों की सेल ले, उनकी एनुअल रिपोर्ट में से, बैलेंस शीट P&L में से सेल को डिवाइड करो टोटल एसेट की वैल्यू से। उनकी एनुअल रिपोर्ट जो होती है, बैलेंस शीट होती है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। तीनों कंपनियों की सेल ले और उनकी टोटल एसेट की वैल्यू डिवाइड कर दो, आपको एसेट यूटिलाइजेशन मालूम पड़ जाएगा कौन सी कंपनी का ज़्यादा अच्छा है एसेट यूटिलाइजेशन। तो वो बेसिकली यहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो की बात है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, एसेट डिवाइडेड सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स। ओके, तो ये सबका पुअर प्रॉफिटेबिलिटी का मीनिंग आपको पता है, लो सेल्स आपको मालूम है, ज़्यादा खर्चा है, एक्सपेंसेस मालूम है, हाई डेट्स आपको पता है, लिक्विडिटी का मीनिंग मैंने आपको बताया, एसेट यूटिलाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया। आगे बढ़ते हैं हम अब। अच्छे हेल्थ इंडिकेटर क्या हैं? कोई बिजनेस अच्छा कब होगा? उसमें कॉस्ट कम हो, लो कॉस्ट, हाई सेल्स, सेल्स बहुत अच्छी हो रही हो उसकी, हाई प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हो रहे हो, गुड एसेट यूटिलाइजेशन, गुड एसेट यूटिलाइजेशन पूरा पैक चलता है। और एसेट यूटिलाइजेशन का एग्जांपल एक सिनेमा हॉल से भी आप ले सकते हो। कोई सिनेमा हॉल आपके घर के पास में चल रहा है, जब उसमें मूवी चलती है कितने % सीटें भरी रहती है ना? अगर 20-30% सीटें भर रही है तो सिनेमा हॉल खस्ता हाल में चल रहा है। अगर 80-90% सीटें भर रही है उसमें, तो वो सिनेमा हॉल अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो एसेट यूटिलाइजेशन की डेटा को देख करके डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है ना? मूवी देखने सिनेमा हॉल सब लोग गए हो? यस सर। सब लोग गए हो। जहाँ पे आप जाते हो मूवी देखने, सिंगल स्क्रीन है, मल्टी स्क्रीन है? सिंगल स्क्रीन मल्टी स्क्रीन पता है सिनेमा हॉल में क्या होता है मतलब इसका? यस सर। क्या मतलब होता है सिंगल स्क्रीन मल्टी स्क्रीन का? सर सिंगल स्क्रीन मतलब एक ही स्क्रीन लगी हो, मल्टी स्क्रीन मतलब जहाँ पर दो एक से ज्यादा लगी हो और अलग अलग मूवीज चल रही हो एक अलग टाइम अलग पे। मूवीज चल रही है, ओके ठीक है। श्रेया ने देखा मल्टी स्क्रीन थिएटर आपके वहाँ पे है? नो सर, यहाँ सिंगल है। पर आपने सुना है मल्टी स्क्रीन थिएटर्स होते हैं? यस सर। ओके। तो आज के कुछ साल पहले इंडिया में सिंगल स्क्रीन थिएटर ही होते थे, है ना? मतलब मान लीजिए मेरे पास जितनी ज़मीन है, पूरे में मैं एक ही सिनेमा हॉल बनाऊंगा, एक ही मूवी वहाँ चलेगी और एक ही सिनेमा हॉल, पूरे हॉल में 1000 लोग एक ही जगह बैठ जाएंगे जाके, ठीक है ना? अब जब नई मूवी स्टार्ट रिलीज़ हुई तब तो ठीक है, चलो 1000 सीट आपकी भर जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उस मूवी को देखने लोग आएंगे नहीं, आपका एसेट यूटिलाइजेशन पुअर होता जाएगा, है ना? 1000 सीटें हैं, 400 भर रही है, 600 खाली पड़ी है, लाइट मुझे उतनी जलानी पड़ती है, प्रोजेक्टर पूरा चलता है ना? डेप्रिसिएशन उसका पूरा हो रहा है मेरा बिल्डिंग का, तो मेरा एसेट यूटिलाइजेशन यहाँ पे ख़राब हो गया। जय और मूवी पुरानी हो जाएगी, 100 लोग देखने आएंगे, सुबह के शो में कोई देखने नहीं आएगा, खाली पड़ा है बिल्कुल, रात के शो में कोई देखने नहीं आएगा, इवनिंग में लोग आएंगे जो आएंगे। मूवी पुरानी हो गई, 100 सीटें भरेगी, 900 सीटें खाली पड़ी है ना? मैंने तो पैसा लगा रखा है, मेरा पैसा लगा हुआ है, लेकिन देखने सिर्फ 100 लोग आ रहे हैं। ये था जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे, एक ही मूवी है, अगर वो मूवी जो आपने चलाई है अभी, अगर वो हिट है तो लोग आएंगे, हिट नहीं है तो आप, जब तक वो चलेगी जब तक आपको एसेट यूटिलाइजेशन आपका पुअर हो गया, लोग आएंगे नहीं देखने। अब मल्टी स्क्रीन में क्या, 4 मूवी एक साथ चल रही है, 4 मूवी एक साथ चल रही है, तो एक एक थिएटर, पहले मेरे पास टोटल 1000 सीट लगाने की जगह थी, अब मैंने 4 थिएटर बना दिए, किसी में 300 सीट है, किसी में 200 सीट है, किसी में 400 सीट है, किसी में सिर्फ 100 ही सीट है, 4 थिएटर स्क्रीन्स मैंने बना दी, ठीक है ना? अब जो सबसे अच्छी पिक्चर होगी
जो सबसे अच्छी पिक्चर होगी, जो जिसकी रिव्यूज़ अच्छे हैं, उसको मैं यहाँ चलाऊँगा, बेस्ट मूवी को। और जो सबसे कम लोगों को पसंद आ रही है उसको मैं यहाँ पे चलाऊँगा, ठीक है ना। तो मेरा जब मैं 100 पे मैं चला रहा हूँ तो कम जगह मेरी इसमें जा रही है, कम मेरा बिजली यहाँ लग रही है, कम एयर कंडीशनर का खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को नुकसान कम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ 300 वाले में मैं सबसे ज़्यादा चलाऊँगा। अगर मूवी और ज़्यादा बम्पर हिट है, मैं 2 स्क्रीन में सेम मूवी चला सकता हूँ। तो असेट यूटिलाइजेशन मेरा यहाँ पर इम्प्रोवाइज होता जा रहा है मल्टी स्क्रीन थिएटर में, है ना। तो समझ आया आपको श्रेया, समझ आया किस तरह से असेट टर्नओवर रेशियो को देख करके डिसीजन मेकिंग होती है Yes, sir. है ना। तो असेट टर्नओवर देखा है मैंने सिर्फ कि असेट का यूटिलाइजेशन मेरा प्रॉपर होना चाहिए। अगर असेट का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगा, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस रहेगा नहीं। तो अब आज के टाइम में हम देखते हैं कि जितने भी नए थिएटर बनते हैं, सिंगल स्क्रीन बहुत कम बनाए जाते हैं, नए थिएटर मोस्टली मल्टी स्क्रीन वाले ही बनाए जाते हैं। तो वो उसके बैक में असेट टर्नओवर रेशो की बात है, असेट का यूटिलाइजेशन आपका अच्छे से होना ज़रूरी है। ओके, तो ये एसेट यूटिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। डेट फ्री कर्ज़ा बहुत कम, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में है जो डेट फ्री को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। ज़ीरो डेट कंपनी मतलब उनके ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज़ा नहीं है ना। बढ़िया कंपनियां चलती है, और ऐसी कंपनियां जो डेट फ्री होती है, ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट बहुत लोग इंटरेस्ट ले करके करते हैं। कर्ज़ा ही नहीं है, किस बात का रिस्क, ठीक है ना। और प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, जैसे HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, डेट फ्री कंपनी है, और प्लस उसके प्रोडक्ट घर घर में बिकते हैं, साबुन शैम्पू सब चीज़ आप लोग रोज़ अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हो। तो HUL इज़ द बेस्ट कंपनी, है ना। हमने यहाँ से जाना है, डेट फ्री है, सेल्स ग्रोथ उसका अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ उसका अच्छा है, तो हमें पता पड़ गया HUL इज़ अ गुड कंपनी, तो हम उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको रेशियो एनालिसिस से मिलती है। पे डेट्स इन टाइम, क्या कंपनी अपने डेट्स को टाइम पे पे कर रही है। जो कंपनी अपने डेट्स को टाइम पे पे नहीं करेगी वो कंपनी फिर आपकी ख़राब हो जाएगी। जो टाइम पे पे कर रही है मतलब ये कंपनी अच्छे से चल रही है। लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब गुड हेल्थ इंडिकेटर्स हैं बिजनेस के। अगर थ्योरी का क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या अच्छे इंडिकेटर्स हैं या पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं, तो आप इनमें से 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो। आपके प्रैक्टिकल में वाइवा में अगर टीचर पूछ लेता है क्या अच्छे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, तो आप इसमें से कोई भी 3-4 पॉइंट्स बोल सकते हो, ठीक है। सो रेशियोज़ कितने तरह के होते हैं, अब रेशियो पे अब हम आ जाते हैं, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 4 सेट्स ऑफ रेशियोज़ आपके सिलेबस में हैं। लिक्विडिटी रेशियोज़, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में पैसा पूरा है या नहीं है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। सॉल्वेंसी रेशियोज़, लॉन्ग टर्म में पैसा है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। पैसा होना मतलब बेसिकली एबिलिटी टू पे डेट्स, जिसको डेट मतलब कर्जा मत मानो, जिसको भी पैसा देना है, सैलरी का देना है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, वो सब चीज़ें आपकी एबिलिटी होनी चाहिए पे करने की। तो शॉर्ट टर्म में पैसा है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में पैसा है नहीं, इन दोनों रेशियो से पता पड़ता है। टर्नओवर रेशियोज, एफिशिएंसी विद विच रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड, किस एफिशिएंसी से रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जा रहे हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको असेट टर्नओवर रेशियो का यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है ना। तो ये इसमें भी 4-5 रेशियोज आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमें मालूम पड़ेगा। तो ये 4 सेट्स ऑफ रेशियोज आपके सिलेबस में, हर सेट में 4-4, 5-5 रेशियो आएंगे। लिक्विडिटी में 3-4, सॉल्वेंसी में 3-4, एक्टिविटी में 3-4, प्रॉफिटेबिलिटी में 3-4 रेशियोज आपके आएंगे सिलेबस, जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा जब आपका सिलेबस जो पब्लिश हुआ था इस साल का, उस सिलेबस में 3-4 रेशियो और अलग से दिए गए हैं, जो आपके चैप्टर के बीच में शायद नहीं दिए गए, उनको अलग से पढ़ना होगा। तो 3-4 रेशियो और उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। सो ये 4 तरह के रेशियो हैं। बुक स्टार्ट होती है लिक्विडिटी रेशियो से, बुक स्टार्ट होती है लिक्विडिटी रेशियो से, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से, लेकिन हम हमारा स्टडी स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पढ़ के समझना ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए,
कंपेयर टू लिक्विडिटी रेशियोज से, है ना। प्रॉफिट को समझना आसान है, वो असेट लायबिलिटी को समझना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी से हम शुरू करेंगे, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी के बाद फिर हम इन रेशियोज़ के ऊपर जाएंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी में अब हमारा फोकस हम स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में, चलो ये सब अभी हटा देते हैं, अब हम आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ पे। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि कोई बिजनेस प्रॉफिट अच्छे से कमा रहा है या नहीं कमा रहा, ये चीज़ हमें जाननी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को समझने के लिए क्लास 11th का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आपको अच्छे से आना चाहिए। एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो आइटम क्या क्या उसके अंदर आते हैं वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। उसको पूरा ट्रेडिंग P&L हम यहाँ पर वापस डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे कि जो ट्रेडिंग बनाया तो उससे क्यों बनाया, कैसे बनाया, उसका क्या मतलब निकल रहा है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, एक सैम्पल छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में या हम इसको वापस बनाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ बनाते हैं इसको वापस से। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, इधर डेबिट साइड हो गई, इधर आपकी क्रेडिट साइड हो गई। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है सेल्स, ये सबको याद है, सेल्स आता है यहाँ पे। यस सर। रिमी को याद है सेल्स आता है यहाँ पे। यस सर, मेरे को याद है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं सेल्स, लेट से 1,000 रुपये की सेल हो गई। इसमें से हम लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, किसी को याद है? सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नहीं करते। 1,000 रुपये का मैंने सामान बेचा, 200 वाले तो वापस मेरे आप वापस पकड़ा गए, भाई तुम्हारा सामान ख़राब है, वापस ले लो। तो लेस सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न, ठीक है ना। 100 रुपये की सेल रिटर्न हो गई, तो असलियत में मेरी सेल जो है वो 900 रुपये की हुई। प्रॉफिट तो 900 पे आएगा ना, 100 वाले तो वापस लौट आ गए मुझे। तो दिस इज सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स को हम लेस कर देते हैं, नेट सेल मेरी यहाँ पर आती है। ये जो आई 900, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको और थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, चलो इसको बोलते हैं नेट सेल्स, ठीक है। तो जो ऊपर वाली सेल्स है इसको या तो सिर्फ सेल्स बोलोगे आप, या फिर इसको आप बोलोगे ग्रॉस सेल्स। ये टर्म याद रखनी है, रेशियो में सिली मिस्टेक होती है इसके कारण। ग्रॉस सेल का मतलब अभी सेल रिटर्न माइनस नहीं हुआ है उसमें से। नेट सेल का मतलब इसमें से सेल रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुका है। रेशियो का क्वेश्चन कैसे आपको कंफ्यूज करेंगे, वो आपको देगा नेट सेल्स 900, फिर आपको देगा सेल्स रिटर्न्स आप 100, ठीक है ना। किसी को नेट और ग्रॉस का मतलब पता नहीं है तो वो क्या कर देगा, 800 कर देगा इसको, जबकि नेट सेल 900 है, मतलब सेल रिटर्न ऑलरेडी इसमें माइनस हो चुका है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से बात पता होनी चाहिए। तो नेट सेल्स 900 यहाँ पर आ गया। नेट सेल्स को एक और नाम दिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी इसको बोला जाता है। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो मतलब सेल रिटर्न माइनस हो चुका उसमें से। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलो चाहे सेल बोलो, एक ही बात है। रेवेन्यू मतलब जो कमाई है, ऑपरेशंस मतलब जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो। तो आपने बिजनेस से जो कमाई हुई दैट इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसको हम बोलते हैं सेल्स। एक तरफ मेरी सारी सेल्स आ गई, ठीक है ना। इसको अब इधर लिख देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। नेट सेल्स यहाँ पे मेरी आ गई। तो P&L कैसे बन रहा है देखो, एक तरफ लिख दी सेल्स, है ना, एक तरफ लिख दो परचेज। डेबिट क्रेडिट का लॉजिक इज फाइन, बट P&L को समझना कितना आसान है। एक तरफ लिख दी सेल जो इनकम हो रही, दूसरी तरफ लिख देंगे परचेज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परचेजेस। परचेजेस मैंने मान लीजिए 500 रुपये करी। इन परचेज में भी तो हम जाकर के दुकानदार को वापस देकर आते हैं कि तेरा सामान ख़राब है, तो इसको भी यहाँ पर मैं लेस कर दूंगा परचेज रिटर्न्स।
मान लीजिए मैंने 100 रुपये का रिटर्न किया, तो मेरी परचेज नेट परचेज हो गई 400 की। नेट परचेजेज यहाँ पर आ गई 400 रुपीज़ की। तो 400 रुपये का सामान मैंने ख़रीदा था, 900 का मैंने बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 500 रुपये का। इधर लिख दूंगा मैं ग्रॉस प्रॉफिट्स 500 और यहाँ टोटल लगा देंगे। टोटल कितनी हो गई 900 का टोटल हो गया, यहाँ भी 900 का टोटल हो गया। यहाँ डबल लाइन खींच दी, यहाँ पर ही हमने इधर डबल लाइन ड्रॉ कर दी। सिंपलेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट है ना। अभी हमने इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाली, पर बेसिक सेंस तो समझ आए पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक तरफ मैंने खर्चे लिखे हुए हैं, एक तरफ इनकम लिखी हुई है, माइनस करके इनकम ज़्यादा थी तो हमेशा हम दूसरी तरफ लिखते हैं, तो प्रॉफिट आया तो इधर लिख दिया। अगर लॉस आता, खर्चे ज़्यादा होते तो ग्रॉस लॉस हम क्रेडिट साइड में लिख देते। नहीं, ये सिंपल सा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। इसमें परचेजेस को हम ग्रॉस परचेज भी बोल सकते हैं। ग्रॉस परचेज रिटर्न माइनस किया, नेट परचेज आपका यहाँ पर आ गया। अच्छा, सेल्स रिटर्न जब आप कर रहे हो, सेल रिटर्न जब आप कर रहे हो तो आपके पास से सामान जा रहा है या आपके पास सामान आ रहा है? जा रहा है, ओके, आ दक्ष रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, हमारे पास आ रहा है सामान, है ना, जा नहीं रहा, हमारे पास आ रहा है। सेल रिटर्न में सामने वाले जने ने मेरे पास सामान लौटाया, तो रिटर्न इनवर्ड्स। सेल रिटर्न को एक और क्या नाम बोला जा सकता है, रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न हुआ, अंदर की तरफ आया, मेरे पास सामान आया। तो आपको टर्म याद रखनी है, क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड्स भी लिखा हुआ आ सकता है, सेल रिटर्न की जगह लिखा हुआ आएगा रिटर्न इनवर्ड्स। इसी तरह से परचेज रिटर्न में मैंने सामान लौटाया, मेरे पास से सामान बाहर चला गया, तो परचेज रिटर्न का एक और नाम हो सकता है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है ना, तो रिटर्न आउटवर्ड्स भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको मिल सकता है। जो सेल्स है, ठीक है ना, जब मैं सामान बेचता हूँ तो या तो कैश में सेल कर सकता हूँ या उधार सेल भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो सेल्स दो तरह की हो गई, कैश प्लस क्रेडिट। उधार में सामान बेचा तो उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स, हाथों हाथ पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं कैश सेल्स। जो भी सेल होगी, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट्स। टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट्स। देखो ये सब जो आपको ये सब फॉर्मूले की तरह रटते हैं सब लोग, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आपको ऐसा फॉर्मूला इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमें क्यों रटने की ज़रूरत है, हमें ऑटोमेटिक फार्मूला याद हो जाएगा। तो सामान बेच रहे हो तो कैश प्लस क्रेडिट दोनों सेल हो सकती है। तो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन के अंदर कैश सेल क्रेडिट सेल अलग अलग दी गई है, तो टोटल सेल निकालनी पड़ेगी, दोनों को जोड़ लो। या क्वेश्चन क्या करेगा, टोटल सेल्स दे देगा 100 रुपये की, कैश सेल्स दे देगा 20 रुपये की। हो सकता है उस क्वेश्चन में आपको क्रेडिट सेल की ज़रूरत पड़े तो आप 100 में से 20 माइनस करके क्रेडिट सेल निकाल लोगे। जैसे सेल कैश और क्रेडिट में हो सकती है, ऐसे परचेज भी कैश और क्रेडिट में हो सकती है। तो कैश प्लस क्रेडिट यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है। तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू ग्रॉस परचेजेस। टोटल ग्रॉस परचेज आपकी यहाँ पर आ गई, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमारा टोटल सेल्स का फॉर्मूला बना, ऐसे हम टोटल परचेज का फॉर्मूला भी यहाँ पर बना सकते हैं। टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। ये भी मेरा एक फॉर्मूला इधर यहाँ पे बन गया। तो यहाँ तक समझ में आया रिमी? यस सर। श्रेया समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। दक्ष आपको समझ आ रहा है?
दक्ष समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। अब देखिए, अब वाली चीज़ समझना आपको ज़रूरी है। अब परचेज़ मैंने 400 रुपये की करी, इस सामान को मैंने 900 रुपये में बेचा। ऐसा हो सकता है कि साल के शुरू में, ऐसा हो सकता है कि साल के शुरू में भी मेरे पास में कुछ सामान बचा हुआ था, है ना, पिछले साल का बचा हुआ पड़ा था, तो उसको भी तो मैं इसी साल बेचूंगा। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वो भी तो है। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक मेरे पास में 100 का था, तो मैंने अब 500 रुपये का सामान था मेरे पास, उसको मैंने 900 में बेचा है। 500 का मेरे पास सामान था, उसको मैंने 900 में बेचा है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम कॉस्ट इस तरफ लिखते हैं, ये सामान मेरा बेचने वाला था। कितने रुपए का सामान बेचा है मैंने, रिमी बताइए? सर 900। नहीं, 900 तो सेल हुई है, सामान कितने का था जो बेचा? सर 400। 400 का कहाँ था? श्रेया कितने का था? सर 500। 500 का था। अभी ओपनिंग स्टॉक बताया ना रिमी? ओपनिंग स्टॉक का मीनिंग समझ आया आपको? यस सर। देखो, मम्मी ने आपको 3 संतरे खाने के लिए दिए, ठीक है ना। आज कितनी तारीख है? आज है 25 तारीख। मम्मी ने आपको 3 ऑरेंजेस खाने के लिए दिए, 3 ऑरेंजेस खाने के लिए दिए। आपने 2 ही खाए, एक बच गया। अगला दिन हो गया, ठीक है। अगले दिन मम्मी ने आपको 4 ऑरेंजेस और दिए खाने के लिए, ठीक है ना, 4 ऑरेंजेस और दिए। शाम को कोई ऑरेंज नहीं बचा आपके पास। कितने ऑरेंज खाए आपने 26 तारीख को? देखिए यहाँ लिखते हैं हम इसे। 25 नवंबर को रिम्मी की मम्मी ने रिम्मी को 3 ऑरेंजेस खाने के लिए दिए, ठीक है। रिम्मी एट 2 ऑरेंजेस। 26 नवंबर को रिम्मी की मम्मी ने 4 ऑरेंजेस और दिए उसे खाने के लिए, ठीक है ना। एट डे एंड, डे एंड पे यहाँ पर एक ऑरेंज बच गया था, यहाँ कुछ नहीं बचा। रिम्मी ने कितने ऑरेंजेस खाए 26 नवंबर को? सर 4। कैसे 4 आया? 26 को 4 मिले तो 4 खा ली ना मैं, तो पिछले फिर दिन वाले 4। नहीं खाओगे क्या? पिछले दिन वाला गाय को खिलाओगे? पिछले दिन भी तो एक बच गया था। सर 5। 5 खाए ना, यस सर। है ना। गाय को खिला दे, मम्मी डांटे हुए तेरे लिए दिए थे, तूने गाय को क्यों खिला दिया? तो 5 खाए। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ कि ये बेसिकली यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक यहाँ 0 था, लेकिन यहाँ ओपनिंग स्टॉक आपका 1 हो गया। डे एंड पे जो बच रहा है इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले पीरियड का होता है वो अगले पीरियड का ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक इज़ ऑलवेज इक्वल टू नेक्स्ट पीरियड ओपनिंग स्टॉक। ये हमने आई थिंक पार्टनरशिप के क्वेश्चन में पढ़ा भी था, एक एडजस्टमेंट्स में, जब ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट था, उसमें ये पॉइंट आया था। पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड का ओपनिंग स्टॉक है। तो कितने ऑरेंज खाए रिम्मी ने, कितने ऑरेंज खाए हमने कैसे निकाला? ओपनिंग स्टॉक प्लस कितने ऑरेंजेस मम्मा ने दिए, उसको हम यहाँ हमने गिवन लिखा है, बट इसको हम परचेज भी बोल सकते हैं। परचेजेस माइनस क्या करूँ, दिन के एंड में कितना बच गया, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है ये बताता है कि रिम्मी ने कितने ऑरेंजेस खाए, ठीक है ना। 25 नवंबर पे फॉर्मूला लगाते हैं, देखो। ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस परचेजेस कितनी है 3 की, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1 का, तो कितने खाए उसने 2 ऑरेंजेस यहाँ पर रिम्मी ने खाए हैं। 26 नवंबर में लगाते हैं, ओपनिंग स्टॉक इज़ 1 प्लस 4 परचेजेज हुई, क्लोजिंग स्टॉक 0 है, तो खाए कितने 5। सिमिलरली इसके अंदर भी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अब मान लीजिए मेरे पास टोटल 500 रुपये का सामान है, मेरे पास में 50 रुपये का सामान बच गया था, 50 रुपये का सामान बच गया था, मैंने इधर लिख दिया। कितने रुपए का सामान मैंने बेचा है, कॉस्ट कितनी थी दक्ष, कॉस्ट कितनी थी जो सामान बेचा उसकी?
जो सामान सेल किया गया उसकी कॉस्ट कितनी थी? सर जो पहले किया था उसकी 900 थी। नहीं, कॉस्ट पूछ रहा हूँ मैं। 900 इज द सेल वैल्यू। अच्छा सर 500। 500 कैसे निकाला आपने? सर मैं पहले वाले का बता रहा था, पहले वाला मीन्स? जो आपने उससे पूछा था, रिम्मी से। हाँ, वही है क्वेश्चन। यहाँ पर हम बोल रहे हैं भाई 100 रुपये का तो मेरे पास में पिछले पीरियड का बचा पड़ा था, 400 का मैंने और ख़रीद लिया, 50 का मेरे पास में साल के एंड में बचा हुआ रह गया। सर 550। 550 का सामान आपने बेचा, सर कॉस्ट? मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर 450। 450 का सामान मैंने बेचा है। 100 रुपये का मेरे पास साल के शुरू में था, 400 रुपये का सामान मैंने और ख़रीद लिया, 500 का टोटल मेरे पास हो गया। 50 का तो अभी बेचा ही नहीं है मैंने, मेरे पास पड़ा हुआ है। 50 रुपये का मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है वो 50 रुपये का। जैसे यहाँ पर रिम्मी ने एक संतरा बचा लिया था, तो ये खाए हुए में काउंट नहीं होगा। यहाँ कुछ नहीं बचा था, यहाँ सारे खा लिए, पर यहाँ एक बचा हुआ था, मतलब खाए हुए में काउंट नहीं होगा। तो ये जो 50 है इसको तो मैं अगले साल बेचूंगा, इस साल थोड़ी ना बेचा मैंने इसे। ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास में बचा हुआ पड़ा है। तो मैंने कितने रुपए, कितनी कॉस्ट का सामान सेल किया है? 100 प्लस 400 500 माइनस 50, 450 रुपये की कॉस्ट का सामान मैंने यहाँ पर बेचा है। दक्ष को समझ आया है? यस सर। तो फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या बताता है मुझे? ये मुझे बताता है जो सामान मैंने बेचा, जो सामान मैंने बेचा उस सामान की कॉस्ट कितनी थी, कीमत कितनी थी उस सामान की। जो सामान मैंने बेचा है उसकी कीमत कितनी थी। भाई बेचने पे तो 900 रुपये में दिस इज़ द सेल वैल्यू, दिस इज़ द सेल वैल्यू। लेकिन 900 रुपये में जो सामान बेचा, इसको जब मैंने ख़रीदा तो ख़रीदते टाइम मुझे कितने का ये पड़ा था, ख़रीदते टाइम मुझे ये कितने का पड़ा था। ठीक है ना? तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, फॉर्मूला ठीक कर देते हैं इसका। तो मुझे 450 रुपये का फ़ायदा दिख रहा है, देखो साफ। 450 का सामान 900 में बेचा तो मुझे 450 का प्रॉफिट हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट का आई थिंक 11th क्लास में मतलब ही समझ में नहीं आता था। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये है कि कितने का सामान खरीदा, कितने में बेचा, माइनस कर दो, दिस इज़ माई ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान सेल किया गया है वो मुझे कितने का पड़ा था जब मैंने ख़रीदा था उसको। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इट इज़ इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और परचेज ऐड कर दो और क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस कर दो। परचेजेस, जैसे यहाँ मैंने सिर्फ परचेज लिखा है, लेकिन अगर एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आपको ग्रॉस परचेज दे और परचेज रिटर्न दे तो आप माइनस करोगे उसको। नेट परचेज आपको लेना है। फॉर्मूले में मैं यहाँ पे नेट परचेज लिख देता हूँ। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। यहाँ तक कुछ डाउट किसी को? नो ठीक है ना? तो ये सर। बेसिकली मैं आपको फॉर्मूले याद करा रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूले याद करने का तरीका हमने बदल दिया। इंस्टेड ऑफ कि 1 2 3 4 5 फार्मूले लिख दो सारे, फिर उनको याद करने लग जाओ। हम उसको समझ रहे हैं फॉर्मूले को, हमें P&L का स्ट्रक्चर हमें समझ आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर हमें समझ आ रहा है। फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक दो बार आप इसे रिवाइज करेंगे आपको अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाएगा। ओके, अब क्या होता है कि जो मैंने सामान ख़रीदा है ना, सामान खरीद पे उसके ऊपर मैं कुछ कुछ छोटा मोटा खर्चा भी करता हूँ, है ना। डायरेक्टली सामान के ऊपर करता हूँ, इन एक्सपेंसेस को बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेनली दो तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके आते हैं, वेजेस और एक क्या होता है कैरेज इनवर्ड्स। वेजेस और कैरेज इनवर्ड्स, इनको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं, और दो ही आपके मेन काम आते हैं, वेजेस और कैरेज इनवर्ड्स। तो वेजेस और कैरेज इनवर्ड्स हमने यहाँ डाल लिया।
तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लीजिए 100 रुपये के हैं टोटल मिला के, तो इसको भी मैं जोड़ूंगा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहाँ पर से माइनस होंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हुआ, 100 रुपये का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 600 रुपये माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज़ माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम यहाँ बदल देते हैं अभी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका बन गया। डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह क्वेश्चन में लिखा हो सकता है वेजेस, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस ले लो, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लो, दोनों दिए हुए दोनों को जोड़ लो। डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट दिया हुआ है सीधा सीधा, तो उसको आप इस तरह से कर लेते। ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बन गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और क्या क्या फॉर्मूले हमने बनाए, नेट सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोल सकते हैं। नेट परचेजेस का फॉर्मूला हमने बनाया ग्रॉस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ये नेट परचेज हो गया। अच्छा, एक और बात यहाँ क्या ध्यान रखनी है, जैसे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को हमेशा सिर्फ सीधे में नहीं लेना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही निकलेगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पूछे ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देंगे, परचेजेस दे देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस दे देंगे, क्लोजिंग स्टॉक दे देंगे, ओपनिंग स्टॉक निकालो। तो मतलब इस फॉर्मूले में 5 चीज़ें हैं, एक अननोन हो जाएगा, वो आपको निकालना है। अलजेब्रा से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके आप उस एक चीज़ को निकाल सकते हो। फिर और क्या देखा हमने, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेज, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला फॉर्मूले में LHS RHS करके बहुत तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बनेंगे। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर पूरा समझ लिया। अब ये रिम्मी के संतरे हटा देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे फॉर्मूले की लिस्ट बनना यहाँ पे शुरू हो गया। आप इसको एज अ फॉर्मूला भी कर सकते हो, और लॉजिक समझ में आ गया तो इन्हें याद रखने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए ओके, अब इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा वापस से हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला फॉर्मूला देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट पर थोड़ा सा इसको अलग तरह से लिखता हूँ। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। वही फॉर्मूला है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को इधर लिख लिया पर्पजली, क्योंकि मैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को अब नया नाम दूंगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक लिख दूंगा प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको चेंज इन स्टॉक दे दे लिखा हुआ, तो चेंज इन स्टॉक का मतलब पता होना चाहिए आपको, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया ये। तो इनको अलग अलग याद रखने की जगह पे हमें लॉजिक समझ में आ रहा है भी चेंज इन स्टॉक क्या मतलब होता है। चेंज इन स्टॉक हमेशा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा हुआ मिल सकता है। समझ आया रिमी को? वही फॉर्मूला है, अलग अलग भाषा बदल रही है उसकी।
Yes, sir. हार्ड तो नहीं हो गया बहुत ही? No, sir. ओके। अच्छा, अभी जो सर एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये बता रहा हूँ, क्या ये चीज़ आप लोगों ने कहीं और पढ़ी है? चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ ओपनिंग, Yes, sir. कहाँ पढ़ी है? यस सर। National income. नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पड़ी हुई है ना? तो चीज़ें कनेक्ट हो जाती है जा करके। बेसिक तो सब बिजनेस तो वही हो रहा है, थोड़ा वहाँ पढ़ा दिया, थोड़ा वहाँ पढ़ा दिया, चीज़ें कई जगह जाके कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे के ऐसे आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग में भी अप्लाई हो जाएगा जाके। अच्छा, एक्सेस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा, मान लो क्या लिखा हुआ मिले, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना? अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से ज़्यादा होएगा तो ये फिगर माइनस में आएगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक 100 है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 80 का है, तो 20 मेरा प्लस में आएगा, है ना? ओपनिंग माइनस क्लोज, चेंज इन स्टॉक 20 है। एक्सेस ऑफ ओपनिंग अगर लिख कर, चेंज इन स्टॉक अगर क्वेश्चन मुझे लिखेगा तो 20 लिख के देगा, एक्सेस ऑफ ओपनिंग और लिख के देगा तो 20 लिख करके मुझे क्वेश्चन देगा। और ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग दिया तो 100 और 80 मुझे दिया जाएगा, माइनस करके 20 निकाल लूँगा। अगर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग कम है, इसको फिगर को यहाँ बदल देते हैं हम। मान लीजिए ओपनिंग मेरा 100 का है, क्लोजिंग मेरा 130 का है, चेंज इन स्टॉक विल कम टू बी -30, है ना? चेंज इन स्टॉक अगर नेगेटिव में दिया जा रहा है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा था, ओपनिंग स्टॉक कम था। ये बात आपको यहाँ पे समझनी होगी। तो ये -30 को एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग लिखा ही नहीं जा सकता। इसको कैसे लिखेंगे? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक इज़ 30। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक कम है। कितना ज़्यादा है? 30 से ज़्यादा है, ठीक है ना? तो इसको फिर हमें यहाँ पर माइनस में कंसीडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको प्लस में लिख के देगा, बट आपको इसे माइनस में कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है जो कि यहाँ पे माइनस में होता है। समझ आया रेमी आपको? Yes, sir. है ना? तो वही फार्मूला है, देखो एक ही फार्मूला है, सिर्फ ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जो बात यहाँ लिखी है, इसको शब्द बदल बदल के एग्जामिनर दे रहा है। चेंज इन स्टॉक लिख दिया, एक्सेस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग और ओपनिंग लिख दिया, और उसका प्लस माइनस के अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएशन वहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना? तो ये हमें ये फार्मूला भी याद हो गया। अब आ जाते हैं हम, यहाँ तक कि हमने फॉर्मूले जान लिए। अब हम आ जाते हैं जो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम नेट सेल्स भी बोलते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या ये फॉर्मूला ठीक है श्रेया? Yes, sir. है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सब चीज़ आ गई। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग भी आ गया, परचेज भी आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। तो बेसिकली मेरा ये पूरा का पूरा एरिया, इसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एरिया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की टर्म में आ गया। सेल्स मैंने अलग से लिख दी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा वहाँ पे बच गया। तो ये दिस इज़ माई ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना? अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने में अलग अलग दे देगा एग्जामिनर। क्या करेगा? ग्रॉस सेल्स अलग से दे देगा, है ना? रिटर्न आउट, सेल्स रिटर्न अलग से दे देगा, आप माइनस करो तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। वो आपको कैश सेल्स दे देगा, वो आपको क्रेडिट सेल्स दे देगा, वो आपको सेल्स रिटर्न्स दे देगा, ठीक है ना? ये करके आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो, कैश करो, क्रेडिट ऐड करो, सेल रिटर्न माइनस करो। तो फॉर्मूले स्टैकअप होते जा रहे हैं, है ना? चीज़ें मैथमेटिकल बनती जा रही है। कोई डेबिट क्रेडिट यहाँ पे नहीं हो रहा, कोई P&L नहीं बनाना, कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी। आपको P&L और बैलेंस शीट बनी बनाई मिलेगी, उसमें से आप डेटा पे अप्लाई कर रहे हो फॉर्मूलेस को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने फॉर्मूले ऊपर देखें भाई, या तो क्वेश्चन मुझे सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ दे दे, मैं माइनस कर दूंगा। अगर उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया तो फिर मुझे स्टॉक परचेज सब देगा, इनसे मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा,
फिर रेवेन्यू में से मुझे माइनस करूँगा तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। दिस इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, ये सब फॉर्मूले आपको याद हो गए, क्वेश्चन में अप्लाई करो धड़ाधड़ धड़ाधड़। फॉर्मूले याद करना इसमें एक मेजर एक्टिविटी है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में अब हम कंपेयर करेंगे बेस फिगर से। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बेस फिगर क्या है, ये प्रॉफिट कमाया कितने की सेल पे कमाया, सेल इज़ माय बेस फिगर, तो डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम नेट सेल्स भी बोल सकते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा परसेंटेज में आता है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आ गया। जितना ग्रॉस प्रॉफिट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका यहाँ पर आ गया। देखिए इसे दिमाग में बैठाइए। कोई भी फॉर्मूला यहाँ तक समझ नहीं आया है तो देन तो आप यू कैन आस्क, कोई फार्मूला समझ नहीं आया तो एक और बात यहाँ पे क्या है कि जो हम स्टॉक लिख रहे हैं, कई बार क्वेश्चन में इन्वेंट्री लिखा हुआ मिलेगा, दोनों का एक ही मीनिंग है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री एक ही बात है। सो हम इसको लिख देते हैं स्टॉक एंड इन्वेंट्री आर सेम। स्टॉक एंड इन्वेंट्री आर सेम, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि भाई इन्वेंट्री क्या हो गया, मैंने पढ़ा ही नहीं इन्वेंट्री। तो स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों बातें एक ही हैं, एक ही मीनिंग है। तो ये सारे फॉर्मूले मैं आपके ऐप के ऊपर अपलोड करूँगा। आप चाहें तो इन्हें अपनी लैंग्वेज में इसी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। अगर आपको अपने हाथ से लिख करके ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर आ गया। देन और इसके अंदर क्या है, यहाँ तक मैं पहले अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ओहो टाइम हो गया है, चलिए तो हम यहीं स्टॉप करते हैं इसको। ये फॉर्मूलेज सबको अच्छे से याद होने चाहिए जितने हमने पढ़े, और जो जो हम पढ़ते जाएंगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है पहले से रटो, क्वेश्चंस करते जाएंगे तो उसके साथ टू साथ याद भी होते जाएंगे, लेकिन ये लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए आपको भी कि ये फार्मूला बना कैसे है। ये लॉजिक समझ में आएगा तो याद करना विल ईजी। ठीक है, तो आज की क्लास हम क्लोज़ करते हैं, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।